बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का अहम इजलास हुआ, जिसमें जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 6 जजेस तैनात करने की मंजूरी दे दी। पीके एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर की गई हैं, जबकि 26वीं आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन इजलास के खिलाफ वकला की जानिब से आज एहतजाज भी किया गया। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज जो है चीफ जस्टिस साहब की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का अहम इजलास हुआ है, जबकि दूसरी जानिब 26वीं तरमीम के खिलाफ जो है वकला की जानिब से एहतजाज भी किया गया। बहुत ज़्यादा हिजान था आज इस्लामाबाद में, और वहाँ पर जुडिशल कमीशन का इजलास था। उसमें से भी कुछ जज साहबान बाहर आ गए, फिर वो ख़त लिखे गए, फिर यहाँ पे वकला का एहतजाज हुआ, सड़कें बंद थीं। एक अजीब इस्लामाबाद के अंदर एक सारा सिलसिला था। देखें, ये इस वक्त अगर कोई सबसे ज़्यादा अगर कोई ख़राब चीज़ हो सकती है ना, या कोई बुराई हो सकती है इस वक्त पाकिस्तान के लिए, तो वो ये हिजान है और ये टर्मोइल है, पॉलिटिकल टर्मोइल। और ये उस वक्त हो रहा था सारा जब यहाँ पर IMF की टीम भी मौजूद है जुडिशल प्रोसेस देखने के लिए और गवर्नेंस के इश्यूज़ को देखने के लिए और बाकी सारे मामला। तो यहाँ पे जो है वो एक अजीब हिजान था सारा दिन, और कोई किसी भी किस्म का उसमें आप देखें वो मतलब ये कोई ऐसे इश्यूज़ हैं कि जिस पे पूरा मुल्क जो है वो रुक जाए। लेकिन ये है कि वो आए ही इसलिए हैं कि वो अदालत के मामलात को देखें, अदालतें कैसे चल रही हैं पाकिस्तान में, और ये है कि गवर्नेंस के इश्यूज़ कैसे हैं। तो मैं नहीं समझता कि कोई अच्छा तासुर गया है किसी भी तरह से। और ये बात जो बिल्कुल अल्लाह करे कि और होगा इंशाल्लाह, पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में रहेगा, आगे सारे मामला चलेंगे। लेकिन यह है कि ये जो जायज़ा यहाँ पे उनका मिशन आया हुआ है, ये अनयूजुअल है। और ये वहाँ जाके कोई भी रिकमेंडेशन, इतने अनसर्टन हालात हैं दुनिया के कि आप कहेंगे नहीं जी बिल्कुल ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, नहीं, बहुत अनसर्टनिटी है इस वक्त। तो हमें बजाय इसके कि हम अपने मामलात को जो बिल्कुल जिनको मैं सिर्फ हंगर गेम, पावर गेम, और तो इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है ना, तो उसके लिए मतलब है कि मेरी वकला से भी बात हो रही थी, वो भी ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम है, जज साहबान भी तकसीम है, और अदालत तो वह है कि जो अल्टीमेट फ़ैसला तो मुल्क में अदालतों के, अब वो बेंचेस ये नहीं होंगे, इस तरह बनेंगे, ऐसे कोई अच्छा तासर नहीं जा रहा। और उसके नतीजे में मुझे बताएं कि अगर हाईएस्ट लेवल पे ये हो रहा है तो फिर उसके बाद नीचे सोशल अनरेस्ट या सिक्योरिटी के मामला, वो तो फिर बहुत पीछे चले गए। और इसी तरह से जो आपकी फॉरेन पॉलिसी, मतलब एक कंसंट्रेशन होती है ना, कौम एक ध्यान होता है कौम का एक तरफ। अब ये कल जैसे स्वाबी में या उधर जलसे हो रहे थे बाकी जगहों पे, तो साथ ही वो तकरीब हो रही थी जो क्रिकेट का बड़ी अच्छी, तो कितना अच्छा होता कि सब कोई मुल्क किसी एक जगह वो ठहरे तो सही ना। तो अब मतलब है कि अजब सा एक माहौल है मुल्क में, और मैं अब उस पर ज़ाहिर है कि देखने वाले भी देख ही रहे हैं कि वो उसमें एक तलखी भी है, उसमें कोई अनसर्टिनिटी भी है। तो उसमें जो है वो बस मतलब देखते हैं ये कब तक चलता है, कब तक ये ड्रैग होता है, ये अरेंजमेंट इसको कब तक ड्रैग किया जाता है, क्योंकि मसाइल तो इससे नहीं हल हो पा रहे। जो बुनियादी मसला तो स्टेबिलिटी है ना, स्टेबिलिटी नहीं होगी तो फिर उसमें कैसे कोई इन्वेस्टमेंट आएगी, या कैसे कौन सी अदालत के कहाँ पर कोई फैसला अटक गया, कोई मामला हो गया किसी का, नहीं जी इस बेंच के सामने नहीं, इस बेंच के सामने लगाएं, इस बेंच के सामने लग सकता है कि नहीं लग सकता, ये कैसी, यही बहस अगर चलती रहेगी तो कैसे एक सुप्रीम कोर्ट, एक हाई कोर्ट, हम तो ऐसे ही मुल्क चला है हमेशा। अब वो कई कोर्ट्स हैं, कई मतलब एक अजीब सा जो है ना, मतलब एक हिजान है, कौन सा मुकदमा कहाँ होगा, एक जज कुछ कह रहे हैं, मतलब है कि बहुत एक अफरा तफरी है। और इसमें कोई भी मामला जो है वो मुझे तो अंदरूनी इंटरनल टर्मोइल, बाकी जो दुनिया के हालात हैं वो तो सामने ही, लेकिन ये इंटरनल टर्मोइल हमने बिला जवाब खड़ा किया हुआ, जो कि आराम से हल हो सकता है। इसका कोई, मैं नहीं समझता कि कोई इसकी वजह ऐसी है कि जिसके नतीजे में इतना हिजान हम फैलाएँ। और ये भी उस वक्त फैलाएं जब एक पूरी दुनिया में क्योस है, क्योटिक, मतलब बढ़ता जा रहा है वो क्योस जो है ना, वो बढ़ता जा रहा है और बढ़ेगा। मतलब उसके कोई ठहर जाने के कोई दूर दूर तक आसार नज़र नहीं आ रहे कि हफ्ते 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद, 6 महीने बाद दुनिया बड़ी कोई पुरअमन हो जाएगी, अल्लाह करे हो जाए, लेकिन ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा। दूर दूर तक एक क्योटिक दुनिया है।
और क्यास मज़ीद बढ़ रहा है। अच्छा, एक तो ये सारी बात है। दूसरा ये है कि एक बड़े ज़बरदस्त मुसन्निफ़ हैं एलेक्स स्टेनस्तात, उनकी एक किताब आ रही है, फर्स्ट स्लाइड हम देखें तो, रिवेंज द इनसाइड स्टोरी ऑफ ट्रम्प्स रिटर्न टू पावर। ये ग़ालिबन 10 मार्च को ये किताब जो है ये ज़ीनत बनेगी शेल्फ्स का। अच्छा, तो लेकिन ये है कि इसके जो ऑथर हैं, इसके जो राइटर हैं, वो वही पॉलिटिको जो है इत्तेफाक से नाम भी आ गया उसमें, यूएसएड वाले में वो तरदीद भी की है उन्होंने। बहरहाल ये बड़े ज़बरदस्त, इनकी जो किताब है ये इन्होंने बताया है कि वो 4 साल जिसमें प्रेसिडेंट ट्रम्प पावर से बाहर रहे, उस दौरान क्या होता रहा। यानी उसमें वो उनके घर पे छापे एफबीआई के, उनके ट्रायल, उनके जो हैं वो मुकदमात, उनकी मीडिया अपीयरेंस पे पाबंदी, फिर ये सारे मामला, फिर उन्हें मतलब वो 4 साल जो है ना, जो एक्चुअली हमारे सामने नहीं है बहुत ज़्यादा। हम तो कभी कभी डिस्कस होता था ना, उधर पेशी हो गई, अदालत ने ये कह दिया, ये हो गया, हो गई, रेड हो गई, उसमें तो बाइडन और कैमला हैरिस ही हावी थी सारे। लेकिन ये इन 4 सालों में ट्रम्प पे क्या क्या गुजरी, तो ये जो है ये किताब बड़ी इंटरेस्टिंग होगी और ये 1 महीने के बाद ये आ रही है सामने। लेकिन इसके जो ऑथर हैं एलेक्स, वो अब इस अपनी बुक को प्रमोट करने के लिए वो मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ सेमिनार से हर जगह जा भी रहे हैं कि लोग पूछ रहे हैं कि भाई बताओ इस अरसे में क्या होता था। तो वो इन्होंने जो है ये प्रेसिडेंट ट्रम्प की उन 4 सालों पे बुक आ रही है। लेकिन उस बुक में अभी इन्होंने जो पहला इवेंट हुआ है आज, तो उसमें इन्होंने स्पीच की है वहाँ पे, और इन्होंने स्पीच में उस किताब का थोड़ा सा हिस्सा उसमें बयान किया है और एक इंटरव्यू भी दिया है। तो अब उस इंटरव्यू में ज़ाहिर है बुक किताब की प्रमोशन वो कर रहे हैं, तो उसमें इन्होंने ये बताया है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प को जब ये अपनी कैंपेन कर रहे थे तो और इन पे अटैक हुआ था, ठीक है, उस दौरान इनको ये बताया गया था कि आपको असैसिनेट करने के लिए, कत्ल करने के लिए यहाँ पे अमेरिका में, ये इनको सीक्रेट सर्विस ने बताया था, जो बाइडन इंतज़ामिया की, इनको ये बताया था कि आपको कत्ल करने के लिए यहाँ पे जो हैं ये लोग मौजूद हैं, बाकायदा ईरान के लोग यहाँ मौजूद हैं, और आप जो हैं वो एहतियात करें। आप गाड़ी में जब सफ़र करें तो गाड़ी में से अपना चेहरा बाहर ना निकालें, आवाम से ना मिलें, उनसे ज़रा दूर रहें, किसी वक्त भी आपको असैसिनेशन आपकी हो सकती है। और एक मरहला इस किताब के मुताबिक जो है वो एक मरहला ऐसा आया कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं उनको ये कहा गया कि जी, यहाँ तक हुआ कि एक ड्रोन, इनके जो काफ़िला जा रहा था गाड़ियों का, तो एक ड्रोन उसके ऊपर परवाज़ कर रहा था, और उसके बाद जो सीक्रेट सर्विस के लोग थे उन्होंने उस ड्रोन को शूट किया और वो ड्रोन तबाह किया बाकायदा इनकी। अच्छा, फिर इसी तरह से एक और वाक़या वो बयान कर रहे हैं कि जी वो जो एक मरहला ऐसा आया कि जी वो इनको बताया गया कि जी ईरान से रिलेटेड लोग यहाँ पर आपको कत्ल करने के लिए जो आए हैं, जो मौजूद हैं असैसिनेट करने के लिए, उनके पास सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, तो आपका जहाज़ जो है वो लैंडिंग के वक्त या टेक ऑफ के वक्त जो है वो आपका जहाज़ जो है वो हिट हो सकता है। अच्छा, अब वो जहाज़ को हिट हो सकता है, तो उसके बाद ही हुआ कि इनको ये मशवरा दिया गया कि आप एक दूसरे जहाज़, 2 जहाज़ ऐसे हों कि धोखा रहे, जो भी अटैक करने वाले हैं, वो आपका जो जहाज़ है उसका नाम इन्होंने रखा वो ट्रम्प फोर्स 1, एयरफोर्स 1 की जगह उन्होंने ट्रम्प फोर्स 1 अपने जहाज़ का नाम रखा, अपना इनका जहाज़। तो इनको मशवरा ये दिया गया कि आप ट्रम्प फोर्स 1 जो है उसमें आप ट्रैवल ना करें। तो फिर जो स्टीव विथकॉफ इनके दोस्त हैं, जो कि मिडल ईस्ट के भी स्पेशल नुमाए हैं, उनका जो जहाज़ है उसमें आखिरी मरहले पे कई दफ़ा ऐसा हुआ, एक दफ़ा का तो जिक्र है बाकायदा उस गुफ्तगू में कि लास्ट मिनट पे इनको कहा गया कि आप दूसरे जहाज़ में शिफ्ट हो जाएं, और वो ये 2 जहाज़ एक साथ ट्रैवल करते थे कई मौक़ों पे, और एक जहाज़ में ट्रम्प होते थे और एक जहाज़ में नहीं होते थे, और इनके साथ जो है यानी ये स्टीव विथकॉफ के जहाज़ में ट्रैवल कर रहे होते थे फ्लाई, और साथ जो जहाज़ दूसरा है वो उसके अंदर जो है वो
इनके जो कैंपेन इनके चलाने में जो दो शख्सियात थीं, एक तो ज़ाहिर चीफ़ ऑफ स्टाफ बन गई अभी सूजी विल्स जो हैं वो बन गई हैं, लेकिन दूसरे जो हैं वो क्रिस लेवेता जो हैं वो उस जहाज़ में यानी ट्रंप फोर्स 1 में वो सफ़र कर रहे होते थे। तो और बिल्कुल जो स्टाफ बैठा होता था जहाज़ में तो उनको भी नहीं, एयरफोर्स 1 में ज़ाहिर है उनके टीम के मेंबर्स बैठे होते थे तो उनको भी शौक लगता था कि ये किधर है प्रेसिडेंट। तो बस इतनी देर में यानी प्रेसिडेंट ट्रंप उस वक्त तो इलेक्ट नहीं हुए थे तो जहाज़ फ्लाई कर जाते थे और वो साथ जो है वो दूसरा जहाज़ भी जो है वो रखा था। तो इस तरह की पूरी सूरत हाल आखिरी दिनों में जो है वो इनको सीक्रेट सर्विस ये बता रही थी कि आपको असैसिनेशन के लिए यहाँ पे बाकायदा ईरान से लोग आए हुए हैं। तो ये जो है ये अब बड़ी एक ऐसी चीज़ है जिसको ये किताब जब आएगी सामने तो पता चलेगा, मज़ीद इसकी डिटेल्स पता चलेंगी। लेकिन ये है कि ये जो वो जो स्पीच है वो तो शायद मौजूद है किसी जगह पे, यूट्यूब वगैरह पे मिल जाए, लेकिन अगर इसको किसी ने फर्दर थोड़ा सा देखना है तो वो इंडिपेंडेंट जो आज का है बरतानिया का, उसमें इस किताब का जिक्र है कि 4th स्लाइड में मैं इसको इसका लिंक दे दूं ताकि इसको किसी ने देखना। ट्रम्प्स टीम वरीड ईरानी स्पाई वुड शूट डाउन हिज प्लेन विद अ मिसाइल आफ्टर टोल्ड ऑफ थ्रेट्स, ठीक है। और उसके बाद तो ये एक पूरा जो इस बुक है, ये बुक बड़ी एक मेरे ख्याल से हर रोज़ या दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई इस किताब में ऐसी बात होगी जब भी आएगी तो हम डिस्कस कर लिया करेंगे। लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है, वो ये कह रहा है कि इसलिए इनके जहन में ईरान है। अब वो किस हवाले से है ईरान के साथ डील करना चाह रहे हैं, अटैक करना चाह रहे हैं, क्या है, लेकिन इनके जहन में ईरान जो है वो आखिरी जो इनके दिन प्रेसिडेंशियल कैंपेन के थे उसमें ईरान का बहुत जिक्र आया प्रेसिडेंट बाइडन के मातहत सीक्रेट सर्विस से। अब वो सही था, गलत था, क्या था, क्योंकि दरमियान में ये भी हुआ कि नहीं है जी ईरान, ये भी हुआ बाइडन की टीम ने ये भी कहा था कि ईरान का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन साथ साथ इनको कहते भी रहे। तो वो एक अजीब सा जो है वो एक सिचुएशन रही और उसमें परेशानी के दौरान इन्होंने अपनी कैंपेन चलाई। लेकिन उसमें ये भी लिखा है किताब में कि इन्होंने किसी मरहले पे ये जाहिर नहीं होने दिया कि मुझे इतनी थ्रेट्स हैं, मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। इन्होंने कहीं ये इम्प्रेशन नहीं जाने दिया कि मुझे अभी यहाँ से थ्रेट है, यहाँ भी थ्रेट्स हैं, मुझे सीक्रेट सर्विस रोक रही है जाने से। अब ये क्या था सारा, इसका तो पता चलेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि जाहिर है कि FBI और CIA और उसके बाद पेंटागन, स्टेट डिपार्टमेंट, यहाँ तमाम जगह जो हैं वहाँ पर जो है इस वक्त इलॉन मस्क अपनी टीम्स के साथ मौजूद हैं। ताज़ा तरीन जो इन्होंने दोबारा बात की है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, वो इन्होंने बात की है पेंटागन के हवाले से। दोबारा इन्होंने कहा है कि इलॉन जो है वो पेंटागन में और मिलिट्री के बजट्स को और पेंटागन के बजट्स को जो है वो सारा उसका रिव्यू करेंगे और ये जो है उसके बाद एजुकेशन को देखेंगे और बाकी सारे मामलात को देखेंगे। और ये बड़ा ज़रूरी है कि पेंटागन के और मिलिट्री के बजट्स को देखा जाए, रिव्यू किया जाए, अब उसमें कब से कहाँ तक, कैसे, क्या। और आपको पता है कि वो सारा जो है वो ब्लिंकन और मार्क मिली और बाकी सारे ही लोग जिनका अब कहीं नाम भी नहीं आ रहा, इवन कैमला हैरिस भी शायद जो है वो भी कहीं बात नहीं कर रही, और कहीं तो बहुत से लोग खामोशी के साथ वो मेरे ख्याल से अंडर सर्वेलेंस हैं या वो उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस ले ली गई है या उनसे पूछताछ हो रही है। इसी तरह से जो सेक्रेटरी ब्लिंकन और बाकी सारे बॉल्टन ये सारे जो हैं ये गायब हैं, इस वक्त कहीं पर कोई नज़र नहीं आ रहा मीडिया पे बात करता हुआ या कहीं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस डेमोक्रेट से या इवन जो रिपब्लिकन्स के अंदर भी एक बहुत बड़ा ग्रुप जॉन बॉल्टन टाइप। अच्छा, तो ये वहाँ पे सिलसिला जारी है। अच्छा, अब इसमें जो USAID के जो हो रहा है, अब इसमें से स्टेट डिपार्टमेंट का भी आएगा अलग से। मेरे ख्याल से ये जॉर्ज सोरोस के पीछे भी जाएंगे, ओपन सोसाइटी के पीछे भी जाएंगे। जॉर्ज सोरोस भी तो एक डीप स्टेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है जॉर्ज सोरोस, और उसकी ओपन सोसाइटी और ये सारी पूरी दुनिया में। लेकिन ये कि और भी बहुत से तरीके हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मैं नहीं समझता कि ये जो अमेरिका है अपना इन्फ्लुएंस सिर्फ USAID के तहत ही रखेगा। हो सकता है कुछ दिनों के बाद वो उसमें कहीं शुरू कर दें, कहीं रहने दें, लेकिन जो ज़ाहिर है कि फंडिंग वो फिर और बहुत सारे तरीके, बहुत सारी फाउंडेशंस बनी हुई हैं, मतलब और कुछ नहीं तो पता चला बिल गेट्स फाउंडेशन के थ्रू हो रहा है, किसी और फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, फलाना, वो बहुत से तरीके हैं कि अगर आप जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी को रखते भी हैं कि भाई ये बात होगी, तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से आगे
ज़रूरत होगी, क्योंकि उसमें CIA जो है या बाकी जो इंटेलिजेंस है उसमें आपके लिए बड़ा ज़रूरी होता है। लेकिन जो सिलिकॉन वैली वाले हैं वो ये कहते हैं कि हमें तो ग्राउंड पे स्पाइस की ज़रूरत ही नहीं है, और अब ये तो फजूल का खर्चा है। अब जब से हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है टेलीफोन में और सैटेलाइट्स में और ये सारे, तो हमें तो ज़रूरत नहीं है कि हम इतने ज़्यादा स्पाइस को रखें और उनके थ्रू मॉनिटर करें। और बल्कि वो यहाँ तक कहते हैं कि आप ये देखें, मैं किसी से बात हो रही थी तो मैं उसने मुझे कहा कि देखें, मैंने कहा यार ये टेक्नोलॉजी तो उसने मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उसने कहा देखें जी, जो हमास ने जंग लड़ी है, जैसे भी जो भी जिस तरह से भी, यानी उसने जंग लड़ी से मुराद ये कि जाहिरियत को बर्दाश्त किया है, जैसे तैसे वो बचे हैं बॉम्बिंग से, क्या तो इसमें भी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी तो है कि हमास जो है वो मौजूद है गज़ा में, इतने ज़्यादा बमबारी करने के बाद तो कहीं ना कहीं तो उन्होंने टेक्नोलॉजी यूज़ की है। कोई ना कोई टेक्नोलॉजी जो है वो हुतीस के पास भी है। और फिर उसने एक अजीब मुझे आर्गूमेंट, उसने कहा जी बात ये सारी कि ऑप्टिक्स पे हम जाते हैं ना कि उधर बिल्डिंग्स गिरी हुई हैं, उधर टैंक जा रहे हैं, उधर ये जा रहा है, उधर वो जा रहा है, लेकिन एक मरहला ऐसा आया कि इसराइल इतना जिच हो गया था कि उसने अपना न्यूक्लियर फायर कर दिया। तो मैंने कहा जी न्यूक्लियर कहाँ फायर हुआ? मेरी जो बात हो रही थी बाहर किसी से, कोई डिफेंस के से रिलेटेड कोई शख्सियत, तो कोई एनालिस्ट, तो वो उन्होंने कहा कि ये न्यूक्लियर था जो उन्होंने ये ये जो जाहिर किया उसने इसराइल ने पैनिक में आके, ये एक्चुअली करना नहीं था कि जो पेजर्स फटे थे दरमियान में, और जो कि दुनिया को ये बता दिया जाए कि भाई ये जो देखें ना ये टेक्नोलॉजी सही हुआ है ना। अच्छा, आपको कितने लोगों को नज़र आ रहा है इस वक्त, कितने लोग, तबाही है, बर्बादी है, बॉम्बिंग्स हो रही हैं, लोग ज़ख्मी, लेकिन वो जो वाक़या था जो अल्टीमेट, ये तो अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर को देखें तो उसमें भी अल्टीमेटली तो अगर बॉम्ब्स ना गिराता अमेरिका तो क्या, तो अल्टीमेटली इसराइल ने वो टेक्नोलॉजी अपनी दुनिया के सामने जाहिर कर दी जो उसने एक्चुअली जाहिर नहीं करनी थी। वो किसी बिल्कुल आखिरी दिन के लिए रखी हुई थी ना, कि लोगों के पास जो पेजर्स हैं वो भी ब्लास्ट हो सकते हैं। तो वो इन्हीं बमों से, मिसाइलों से काम चलाते चलाते एक मरहले पे जाके उन्होंने अपना न्यूक्लियर, यानी हतमी चीज़ कि भाई हम टेक्नोलॉजी के अंदर भी मौजूद हैं, तो उनको वो करना पड़ा क्योंकि वो पैनिक हो गए थे। और तो मतलब हम होता ही है ना कि वो टेक्नोलॉजी के सामने नहीं आती है ना, उसके ऑप्टिक्स या वो रेंज से निकल जाती है, तो आप भूल जाते हैं कि वो बीच में जो वाक़या हुआ था वो इसी तरह से जो ईरान के अंदर असैसिनेशन हुई हैं, तो वो भी तो टेक्नोलॉजी है ना, वो तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू हुई है ना। चाहे आपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के ऊपर आपने जो है वो साइबर अटैक्स हुए हैं, या जो असैसिनेशंस हुई हैं, तो उसमें भी तो रोबोटिक सारा सिलसिला AI से रिलेटेड हुआ। एनीवे, अच्छा अब आ जाएं कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं, ये तो इन्होंने ये तो मुस्तकिल और ताज़ा तरीन जो इनका है वो है कि ट्रेड वॉर इन्होंने छेड़ी है, और दोबारा ट्रेड वॉर का आगाज़ हो गया है, और 25% जो है वो टैरिफ लगा दिए इन्होंने तमाम स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर। जितने भी जो भी भेजेगा अमेरिका, वो जो है वो यानी अमेरिकन कंपनीज को अब ज़रा महंगा सामान आएगा, उनको 25% टैरिफ लग गए पूरी दुनिया पे। अच्छा, अब ये है कि ये पहले भी हो चुका है, ये 2018 में भी टैरिफ्स लगे थे, बिल्कुल इसी तरह से लगे थे, और उसके बाद ये हुआ था कि वो टैरिफ्स के बाद फिर 2-3 महीने बाद EU ने रिएक्ट किया था, यूरोप ने रिएक्ट किया था, और यूरोप ने रिएक्ट किया था, उससे चाइना भी कूद गया था बीच में, लेकिन अल्टीमेटली ये हुआ था कि नुकसान, अमेरिका को फीलिंग हुई थी कि हमें ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो फिर उसके बाद वो ट्रेड वॉर रुक गई थी, ज़रा मुकमुका हो गया था, और फिर जब बाइडेन निज़ामी आई थी तो एक उनके दरमियान एक एग्रीमेंट हो गया था सबके दरमियान कि उसके ट्रेड वॉर को रोका जाए। अच्छा, 25% ट्रेड, तो मैं उस ज़माने में, मैं आपसे बताना ही चाह रहा हूँ कि ये पहले भी जो है, ये अगर मैं 14th दिखाऊँ ना आपको, टर्म्स स्टील टैरिफ कॉस्ट US कंज्यूमर्स 9 लाख है मेरे ख्याल से फॉर एवरी जॉब। अच्छा, तो ये जो है ये जॉब्स क्रिएट करना, क्योंकि वहाँ पे गाड़ियों की कीमतें। अच्छा, अब इसमें जो जब स्टील को आप हम करते हैं ना, ये स्टील का जिक्र आता है कि स्टील को हिट किया जा रहा है, तो वहाँ पर ये ध्यान में रखें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई स्टील पैदा कर रहा है इस वक्त पूरी दुनिया में, तो वो चाइना है। ये 3rd स्लाइड अगर हम देखें तो चाइना जो है वो टन्स ऑफ स्टील, ठीक है ना, हम 3rd देखें या 2nd देखें तो सबसे ज़्यादा जो है वो चाइना, लेकिन और चाइना जो है वो इतना ज़्यादा स्टील पैदा कर रहा है और अपने खुद ही कंज्यूम भी कर रहा है, कंस्ट्रक्शन उनकी, और वो और
कुछ अर्सा पहले उन्होंने दूसरे मुल्कों को देने शुरू किए। तो अगर आप इसको देखें तो आपको पता चलेगा कि स्टील सबसे ज़्यादा जो है वो दुनिया में चाइना पैदा कर रहा है, लेकिन वो खुद ही यूज़ भी कर रहा है। ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि दूसरे मुल्क कम स्टील ले रहे हैं, उससे वो खुद ही कर रहा है, लेकिन चाइना से इफेक्ट होगा यकीनन जिससे, और चाइना जो जवाब में आज कुछ करेगा, और ये सारे टैरिफ बहुत चल रही है सारी। देखिए मैं इसमें कोई डिटेल्स तो मैं तो नहीं जा रहा, लेकिन एक बात और जो है ना दरमियान में वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जिसको हम प्रेसिडेंट ट्रम्प, अच्छा वो तो नेतन्याहू तो बिल्कुल फारिग हो गया ना, वो तो वापस आते ही आज उनकी लैंडिंग हुई और ट्रायल शुरू हो गया। मतलब अब आप सोचें कि एक आदमी अमेरिका से उतरे, आए वापस, और वापस आने के बाद उधर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि भाई वो सेक्शंस में और मैं अपने उस पर बरकरार हूँ गज़ा का वापस, लेकिन अभी उसमें 1 महीना है, महीने में के बाद देखना है कि वो फर्स्ट फेज़ के बाद जो सेकंड फेज़ स्टार्ट होता है तो कैसे मामला। तो उन्होंने कहा कि नहीं, गज़ा के ऊपर अमेरिका आएगा बिल्कुल, और हम सारा अमेरिका नहीं लेगा बल्कि अरब मुल्कों को भी हम यहाँ पे कहेंगे कि वो भी इन्वेस्टमेंट करें और वो भी तो इस तरह करके उन्होंने और बयान दिया। लेकिन देखना ही, मैं जो आपसे बात कह रहा हूँ वो ये है कि वहाँ से वापस आते ही इसराइल में ये हुआ है कि वो यानी ये ऑप्टिक्स बहुत मैटर करते हैं ना। मैं मतलब इसमें कोई शक होना नहीं चाहिए कि ऑप्टिक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अब एक बंदा अमेरिका से आया और अमेरिका से वापस आके वो मिले ट्रम्प से, और वहाँ से नारा मस्ताना बुलंद करते आए, और यहाँ पे पीछे पता चले कि उसकी जो लैंडिंग है वो सीधी जो है वो अदालत में हो रही है, और जो करप्शन केसेस हैं वो शुरू हो गए। तो ये 44th आज नेतन्याहू को आज क्या गुजरी नेतन्याहू पे, ये भी तो ज़रूरी है। अमेरिका से वापस आके कोई अवाम से खिताब किया, कोई लोगों में निकला, कोई फतह नहीं। आप ज़रा देखें 44th नेतन्याहू रिटर्न्स टू कोर्ट ऑफ फॉर क्रिमिनल ट्रायल टेस्टिमनी, ये 44th टाइम्स ऑफ इसराइल ही इज़ फेसिंग। वहाँ पे उसने कहा कि मुझे मेडिकल चैलेंजेस हैं, मुझे अदालत में ना लाया जाए, लेकिन अदालत ने कहा कि नहीं, आप ट्रायल शुरू करेंगे। उसके बाद फिर क्या हुआ 45 देखें, यू हैव बीन ड्रैगिंग मी थ्रू हेल, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू एक्सप्लोर्ड एट प्रोसिक्यूटर्स इन क्रिमिनल ट्रायल। फट पड़ा वहाँ पे कि मुझे तुम खींच रहे हो, मतलब मेरे क्या कर रहे हो मेरे साथ, मतलब वो उन्होंने कहा नहीं, वो अदालत में सारे लोग खड़े हैं दुनिया, तो रो पड़ा, मतलब नेतन्याहू रो पड़ा अदालत में। अब मसला ये है कि ये तो जो मैंने आपसे बात की थी ना कि ये तो मामला नेतन्याहू के साथ हुआ है। इसमें दूसरी एक बात जो शायद दरमियान में मिस हो गई किसी जगह, मैं उसकी तरफ बाद में आता हूँ, लेकिन पहले तो मैं ये बताऊँ ना आपको, कोई यूएसएड का एक नया है तमाशाई, 4th स्लाइड देखें, विकीलीक्स। यूएसएड जो है ये $500 बिलियन, ये 472.6 मिलियन, ये एक खामोशी से एनजीओ काम कर रही थी इंटर न्यूज़ नेटवर्क के नाम से पूरी दुनिया में, और ये जो हैं ये 4,291 मीडिया आउटलेट्स, और एक साल के अंदर जो है वो 4,799 आवर्स ऑफ ब्रॉडकास्ट, यानी ये टीवी के लिए भी प्रोडक्शन हो रही थी, और 778 मिलियन पीपल एंड ट्रेनिंग ओवर 9,000 जर्नलिस्ट, ये 2023 की फिगर है। अच्छा, ये जो है ये सोशल मीडिया सेंसरशिप इनिशिएटिव्स को भी सपोर्ट कर रहा था कि जहाँ जहाँ पर सोशल मीडिया पे कई ऑर्गेनाइजेशंस बनी होती हैं ना जो सोशल मीडिया को करो, भाई बात तो बड़ा जेन्युइन है, वो आवाज़ उठा रही हैं, लेकिन ये अमेरिकन भी कि यहाँ सोशल मीडिया को पे पाबंदियाँ हैं, ये हैं वो, तो ये भी विकीलीक्स में आज शाये हुआ है, और इसकी जो मुख्तलिफ शख्सियात हैं उनके भी नाम ये इलॉन मस्क की तरफ से रिलीज़ हुए हैं कि जी ये इसके टीम मेंबर्स थे। वो एक खातून है, उनका नाम है, अगर हम ये दिखा सकें 25वीं स्लाइड, तो ये पूरा इनका बायोडाटा और ये सारा इलॉन मस्क की टीम ने रिलीज़ किया आज। ये जेनी बोगाद हैं और ये जो हैं प्रेसिडेंट CEO हैं, ये इनसे तहकीकात और ये कैसे लेती थी पैसे, कब से लेती थी, इनकी बायोग्राफ़ी। फिर उसके बाद उन्होंने ख़र्चे वर्चे कंपनसेशन आगे बताई है कि जनाब ये एम्प्लॉइज़ और ऑफिसर्स, और आप ये देखें कंपनसेशन देखें, उषा चौधरी जो हैं COO हैं इसकी, अगर हम बाकी आगे देखें, और फिर उसके बाद इनकी तनख्वाहें, इनके मामलात सारे, तो ये जो कंपनसेशन, अच्छा कंपनसेशन के नाम से सैलरी नहीं, कंपनसेशन, और ये VP टेक्नोलॉजी, VP एक्सटर्नल अफेयर्स, फिर उसके बाद ये पूरा, फिर ये इंटर न्यूज़ नेटवर्क अगर आगे देखें जिसको 4 दूसरे नामों से है, फिर ये ओवरव्यू, ये जो है टोटल अवॉर्डेड अमाउंट जो है 472.6 मिलियन, और इसके लिए 457 ट्रांजेक्शन्स हुई हैं इसकी।
अच्छा, और फिर इसी तरह से इसका रेवेन्यू जो है वो 124 मिलियन इनके पास वापस आता है। फिर उसके बाद इंटर न्यूज़ जो है ये लॉन्च हो रही है 2023 में। क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव के मौके पे इसको लॉन्च किया और ये इनका एक 10 मिलियन से इसको लॉन्च किया और ये जो है ये इसको इन्होंने पकड़ा है और इसकी तहकीकात हो रही हैं, कहाँ गया पैसा, किसको ट्रेन किया, किस मुल्क में क्या, तो ये सारा स्टार्ट हो गया है। इलॉन मस्क जो है वो पेपर रिलीज़ कर रहे हैं। अच्छा, एक बात इसमें जो इम्पोर्टेंट दरमियान में रह गई वो 2 या 3 दिन पहले का, मैं उसको थोड़ा सा समझने की मैंने इशारा तो किया था अपनी गुफ्तगू में, लेकिन थोड़ा सा उसको मेरे ख़्याल से इस मरहले पे हमें जहन में एक जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है प्रेसिडेंट ट्रंप का, अगर उसका वो हमारी टीम थोड़ा सा मुझे हेल्प करे, ये बड़ा जो है ना, ये एक इंटरेस्टिंग है ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। और ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है ये है क्रिश्चियंस से रिलेटेड। उनका ये कहना है कि जो क्रिश्चियंस के बारे में जो बायस है, यानी जो यहाँ पे जो अमेरिका में जो लोग काम कर रहे हैं, वो जो लोग हैं, ये एरेडिकेटिंग एंटी क्रिश्चियन बायस एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इन्होंने निकाला था 6 तारीख को। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको अगर देखा जाए तो वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका में एंटी क्रिश्चियन वेपनाइजेशन है गवर्नमेंट में, यानी लोग एंटी क्रिश्चियन हैं। अच्छा, अनलॉफुल कंडक्ट कर रहे हैं टारगेटिंग क्रिश्चियंस। अच्छा, मैंने इसको देखा उस दिन, लेकिन मैं इसको मतलब थोड़ा सा अभी भी इसको कुछ लोगों से बात भी हुई, समझने की कोशिश की कि अमेरिका में एंटी क्रिश्चियन तो मुझे नहीं पता कि एंटी क्रिश्चियन भी कोई मुमकिन है वहाँ पे। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जी ज्यूज़ के ख़िलाफ़ कोई बात हो रही है, या आप कह सकते हैं कि जी मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई बात हो रही है, आप कह सकते हैं कि जी हिंदूज़ के अगेंस्ट कोई बात हो रही है, लेकिन क्रिश्चियंस के अगेंस्ट वहाँ पर उनके डिपार्टमेंट्स में, ये मेरे लिए एक बड़ी ताजुब की बात अभी भी है कि ये उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऐसा निकाला कि जिसमें वो कह रहे हैं कि एंटी क्रिश्चियन जो है वो, अच्छा, इस ऑर्डर का एक दूसरा हिस्सा भी है। वो कह रहे हैं कि एक तो ये है ना कि एंटी क्रिश्चियन बायस जो है वो मौजूद है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, और उसके ऊपर उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला। लेकिन इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के नीचे ये अगर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, हाँ, इसके नीचे फिर वो कह रहे हैं कि टास्क फोर्स बनानी है हमने। वो कह रहे हैं कि हमने एक टास्क फोर्स बनानी है ताकि एंटी क्रिश्चियन बायस ख़त्म हो। यानी एंटी क्रिश्चियन बायस ख़त्म करने के लिए आपको ज़ाहिर है प्रो क्रिश्चियन ही बनाएंगे ना टास्क फोर्स, तो प्रो क्रिश्चियन टास्क फोर्स बन रही है, यानी एंटी क्रिश्चियन ताकि ख़त्म हो, टास्क फोर्स बन रही है पूरी। और वो जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ जो है वो जस्टिस के अंदर काम करेगी ताकि वो एंटी क्रिश्चियन बायस ख़त्म हो। अब ये मुझे नहीं पता कि कहाँ पे अमेरिका की जो इंटरनल उनका सिस्टम है उसमें क्या कोई एंटी क्रिश्चियन बायस मौजूद था या है, जिसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला, हंगामी बुनियादों पे टास्क फोर्स को काम दिया है कि भाई ये चेक करो कि ये क्रिश्चियंस के अगेंस्ट के बारे में क्या बात करता है। तो ये मेरे लिए बड़ी एक नई बात है कि वहाँ पर एंटी क्रिश्चियन भी कोई यूएस ऑफिसेज में कोई बात होती है या कोई डिस्कशन होता है या इतना ज़्यादा होता है कि जिसके लिए उन्होंने, लेकिन उससे दूसरी बात भी सामने आ रही है। देखिए, मैं ये बात पहले भी की थी, मैं दोबारा इस बात को कर रहा हूँ कि इन तमाम मामलात में कहीं रिलीजन है। ये बात मैंने चंद रोज़ भी पहले कही थी और दोबारा मैं कह रहा हूँ, और इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को मैं दिखा के दोबारा कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं एक मज़हब का मामला है इस वक्त। तमाम दुनिया में जो जंगें हो रही हैं या जिन शख्सियात को आपने रीड करना हो, उनको समझना हो थोड़ा सा, तो ये आप जहन में रखें कि कहीं जो है वो मज़हब का सिलसिला है सारा। अच्छा, अब इसमें मैं भी आता हूँ दोबारा दूसरे मामलात की तरफ, क्योंकि एआई समिट शुरू हो गई है और इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पहुँच रहे हैं और अब देखना है कि वो राफेल के हवालों से क्या बात होती है, फ्रांस से क्या बात होती है। उसके बाद वो जा रहे हैं और उनकी मुलाकात जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप से होगी। ये उनका वर्किंग विजिट है। अच्छा, वर्किंग विजिट है, ऑफिशियल वर्किंग विजिट है, और ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि ऑफिशियल वर्किंग विजिट्स ही अभी तक प्रेसिडेंट ट्रंप के हो रहे हैं। यानी ऑफिशियल वर्किंग विजिट ही था नेतन्याहू का भी, यानी स्टेट विजिट नहीं है। यानी कोई 21 तोपों की
या जिसको आप कहें कि जी वो ऑफिशियल विज़िट जिसको कह लिया जाए कि जो 19 जो गन्स का सलूट होता है उसमें, या ये है कि तो ऑफिशियल वर्किंग जो है ये चौथे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आता है उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से। और फिर उसके बाद एक वर्किंग विज़िट होता है जो, तो उसमें ये होता है कि मतलब ब्लेयर हाउस में ठहर सकते हैं, स्टेट में दूसरे में भी ब्लेयर हाउस ऑफर होता है, तीसरे में प्लस माइनस होता है। इशू ये है कि वो स्टेट डिनर और वो जो सारे मामलात हैं वो इसमें प्लस माइनस होते हैं। एक हेड ऑफ स्टेट वाला होता है, एक हेड ऑफ गवर्नमेंट वाला। तो ये जो नेतन्याहू अब किंग अब्दुल्ला की मुलाकात भी हो रही है। अच्छा, वो ज़ेलेंस्की को उन्होंने फिट रखा दिया, वो उसको कहा कि वो जाके म्यूनिख में जेडी वांस से मिल लो। तो जेडी वांस से अगर मिल रहा है तो फिर वो प्रेसिडेंट ट्रंप से तो नहीं मुलाकात हो रही। इस हफ्ते अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ मंडे तक कि इस हफ्ते कहीं ज़ेलेंस्की से उन्होंने मिलना है कि नहीं। उन्होंने बात की थी मैं ज़ेलेंस्की से मिलूंगा, लेकिन चूँकि वहाँ पर उसको कह दिया है कि तुम जेडी वांस से मिलो ये AI समिट में या म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में, तो वो मेरे ख्याल से वहाँ पे उसकी मुलाकात हो जाएगी। तो फिर वो ये तो हो नहीं सकता कि वो पहले वहाँ जाके मिले ज़ेलेंस्की और फिर जो अमेरिका जाए मिलने के लिए। तो मेरे ख्याल से नायब सदर की बुनियाद पर रखा दिया। लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जो विजिट है उस विजिट के हवाले से एक दो बातें हैं जो मैं अपना आप वक्फा लें फिर उसके बाद बात करते हैं। जी नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर की गई हैं। अच्छा, मैं वो बात कर रहा था, मैं इस पे बात कर लूँगा बाद में, अभी थोड़ी देर में। मैं आपको सिर्फ बता रहा था कि 2018 में जब ये टैरिफ्स आए तो अगर 12वीं स्लाइड दिखा सकें यहाँ पे कि टैरिफ्स जो हैं उनकी वजह से अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग रुक गई, बाहर से आ नहीं सका। उसके बाद रॉयटर्स ने 2021 में कहा 13 कि US चाइना ट्रेड वॉर के नतीजे में इतनी जॉब्स चली गई। ये अच्छा जी 13 स्लाइड है। फिर उसके बाद जो है, अच्छा आज यूरोपियन कमीशन, ये आज है स्टेटमेंट उनकी तरफ से अभी आई नहीं है पोटेंशियल। उनका कहना ये है कि अभी वो वेट कर रहे हैं इसका बाज़ाब्ता तौर पे भी, क्योंकि ये नहीं आया इसलिए वो फिर अभी तक उनकी वेबसाइट पे इसको पे कोई तबसरा नहीं था। लेकिन रॉयटर्स 17 ये बता रहे हैं कि स्टील और एलुमिनियम के टैरिफ्स ने सारी दुनिया की जो मार्केट्स हैं मेटल की उनको हिला के रख दी है। अच्छा, इसमें अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात है, ये जो सिक्के बनाते हैं उनसे रोक दी है। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो ट्रंप ने जो कहा है कि जो पेनीज बनाते हैं इसको बनाना रोक दें, और ये क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए कि यहाँ पे मेटल ना ज़ाया हो। मैं जो बात कर रहा था वो ये कर रहा था कि देखें, ये पहली बात तो ये है कि किस तरह से दुनिया आगे मूव कर रही है। देखिए ना, ये नेतन्याहू बिल्कुल गिरा उठाया, फिर उसके बाद नीचे। अच्छा, उसके बाद ये यूरोप पूरा जो है इसकी जद में आ गया, ठीक है। इसी तरह से कनाडा, मैक्सिको, इकॉनमीज पूरी दुनिया की शेक हो गई। अच्छा, अब मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ तो मैं उसमें दो तीन बातें हैं कि इंडियन प्राइम, पहली बात तो ये है कि ये वर्किंग ऑफिशियल विजिट्स हैं सारे, यानी इसमें जो है वो ये नहीं है कि स्टेट डिनर है या कोई गन्स का सलूट हो रहा है, बस दरवाजे पे रिसीव किया और अंदर चले गए और बस वो, ठीक है। तो ये सारे ऐसे ही हो रहे हैं। दूसरी ये भी एक बात इंपॉर्टेंट है कि सारे विजिट्स अभी तक जो है वो कोई स्टेट विजिट नहीं हो रहा, गालिबन अभी तक सामने नज़र नहीं आ रहा। हो सकता है आगे स्टेट विजिट्स हों, ये वर्किंग विजिट्स हैं। दूसरी जो बात है वो ये है कि फ्रांस से जाहिर है कि वो बात करेंगे, उनको करनी भी है। ये 26 राफेल तैयारे और बाकी जो सबमरीन्स का मामला, उसमें देखते हैं क्या पेशरफ्त होती है, क्या साइन। ट्रंप से मुलाकात इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखें अगर चले जाएँ ना हम 80 और 90 की और 70 की दिहाई में, तो जापान तो तबाह हो गया था जब न्यूक्लियर गिरे हैं। मैं जितना थोड़ा बहुत हिस्ट्री को आप थोड़ा सा इकॉनमी, तो सबसे बड़ी ब्रांड्स उस वक्त पूरी दुनिया में जापान से नज़र आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स। अगर आप जापान की ब्रांड्स को देखें, ये मैं पहले भी इस पे बात कर चुका हूँ, लेकिन अगर आप जापान की ब्रांड्स को देखें तो बंदा हैरान हो जाता है कि चाहे आप उसमें गाड़ियाँ हों, यानी सोनी, टोयोटा, होंडा, सीको, कैनन, कैसियो, पायनियर, मतलब इतनी, निकॉन, इतनी ब्रांड्स हैं उनकी, ब्रिजस्टोन, कैनन, सोनी, उसके बाद जो है वो, मतलब ब्रांड्स, बहुत ब्रांड्स हैं ये। मतलब आप सिर्फ जापान की ब्रांड्स देखें ना तो बंदा कहता है कि यार किस कदर, कितनी उनकी इकॉनमी, यानी अगर ये गाड़ी कहाँ से आ रही है भाई, जापान से आ रही है। और तो और सोचते कि जापान के खिलौने, यानी खिलौने जो थे पूरी दुनिया में, वो कहते, ये फिल्म बनी थी मेरे ख्याल से गुड़िया जापान की, इस तरह की कोई, ये फिल्म बाकायदा नाम था।
बात यह है कि वो जापान, मतलब इस्त्री कहाँ से भी जापान, रेडियो कहाँ से जापान का है, ये कहाँ से, अच्छा ये वहाँ से, मतलब सारी ब्रांड जापान से। उसके बाद आप देखें कि जापान की इकॉनमी आज कहाँ खड़ी है दुनिया में। मतलब आज ब्रांड नाम वही चल रहे हैं, मगर उनकी मैन्युफैक्चरिंग का है, उनकी इकॉनमी क्या उतनी है जितनी, वो तो दुनिया की अरूज पे उनकी इकॉनमी थी। और ये अमेरिका का इत्तेहादी है, ये ध्यान में रखें, अमेरिका का इत्तेहादी है, बड़े मेहनती लोग हैं, बहुत काम करने वाले लोग हैं। लेकिन अभी आप गए, उनकी देखा आपने, प्राइम मिनिस्टर उनके गए और मुलाकात की है कि भाई ताल्लुकात हमारे अच्छे रहे, हमारा बड़ा ज़बरदस्त बराबर मुल्क है। लेकिन मैं जो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इकॉनमी टॉप पे गई, क्राइसिस उसके बाद नीचे, किसी ने डिटेल एक इसकी देखनी हो तो एक कार्नेगी एंडोमेंट की एक रिपोर्ट है 39, ये कुछ अर्सा पहले आई थी, लेकिन इसका जो जाहिर है कि जापान और जो क्राइसिस आया था बैंक के, उस ज़माने में आई थी, लेकिन ये पढ़ने वाली है कि जापान की इकॉनमी के साथ क्या हुआ। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जापान पास्ट एंड यूएस फ्यूचर, इसको ज़रा देखें कि इकॉनमी जो है वो 90s के अंदर जो है वो आई, और ये जो है वो जब ये क्राइसिस हुआ तो 2010 का, उसमें रिपोर्ट आई थी, लेकिन इसमें पूरा बताया हुआ है कि जापान के साथ क्या हुआ, हमारे साथ नहीं हो सकता। मतलब जापान का वो पास्ट है, हम फ्यूचर में अमेरिका, लेकिन जापान जो है वो उससे कभी निकल नहीं सका। उसकी 100,000 वजूहात आप बयान करते रहे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जापान की इकोनॉमी कहाँ थी और अब आप देखें तो जापान आपको वहाँ नज़र नहीं आ रहा। टॉप 10 या 20 या उसमें आप देखें कंपनीज हो, टेक कंपनीज हो, दूसरी हो, जापान की कंपनियाँ नहीं हैं। अच्छा, इसी तरह से साउथ कोरिया को देखें आप। साउथ कोरिया जो है वो भी अमेरिका का इत्तेहादी है, बड़ा ज़बरदस्त इत्तेहादी है और बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है। और वहाँ की आप ब्रांड्स देखें तो LG, ठीक है ना, साउथ कोरिया की जो ब्रांड्स हैं उसमें LG, होंडाई, और उसके बाद ये किया मोटर्स जो हैं, उसके बाद जो हैं वो डाइवू, होंडाई, सैमसंग, ये सारी उनकी बड़ी जो है उनकी ब्रांड्स हैं। होंडा तो अच्छा, लेकिन अगर आप देखें अब पूरी दुनिया में आज इस वक्त देखें आप कितनी बड़ी ब्रांड्स हैं, लेकिन आज की दुनिया में देखें तो कोरिया में ये सिचुएशन है कि मार्शल लॉ डिक्लेयर हुआ, दूसरा बंदा आया, ये एक पॉलिटिकल टर्मोइल, और इकॉनमी आप अच्छे बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन ऐसा वहाँ पर नहीं जितनी उनकी ब्रांड्स साउथ कोरिया जिसको होना चाहिए था। और हूवर इंस्टीट्यूशन की एक रिपोर्ट मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि व्हाट हैपेंड। अब उसको पढ़ के आप सोचते रहें, हज़ार वजूहात तलाश करें कि भाई साउथ कोरिया में क्या हुआ था 97 में। मतलब उन्होंने IMF के पास गए थे, उन्होंने कहा 3% हमारी ग्रोथ होगी, ग्रोथ नहीं थी। किया जो इतना बड़ा ब्रांड है वो बैंकरप्ट हो गया 98 में, लेकिन अल्टीमेट तो IMF है ना, अमेरिका। तो वो अब आप देखें कि उसके बाद वो दोबारा व्हाट हैपेंड के नाम से वो हूवर इंस्टीट्यूशन की पूरी रिपोर्ट है कि साउथ कोरिया के साथ क्या हुआ मामला। अच्छा, अब इसी तरह से आज आप देखें ये जो टैरिफ्स का मामला हुआ है, तो यूरोप की इकॉनमी टर्मोइल में, टोटल टर्मोइल में, ठीक है। प्रेसिडेंट मैक्रोन ने बड़ी ये बहुत ज़बरदस्त जो AI समिट हो रही है उसमें उन्होंने जो है वो 1.5 बिलियन के उन्होंने अनाउंस किया है, इनिशिएटिव लिए इसमें, और यूरोप पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन यूरोप की इकॉनमी गिरने की सबसे बड़ी क्या वजह है? यूरोप की इकॉनमी गिरने की सबसे बड़ी वजह यूक्रेन जंग है, नंबर 1, जो कि यूरोप की जंग ही नहीं थी। मतलब यूरोप को तो कोई इशू नहीं था, कोई, उन्होंने अमेरिका की था ना, प्यूटिन तो कहता रहा मैं बाइडेन से बात करूँ, उनका हमारा ताल्लुक नहीं है, चाहिए वो सारा, उसमें यूरोप की इकॉनमी की। उससे पहले यूरोप की इकॉनमी क्यों गई नीचे? क्योंकि इमिग्रेंट्स आ गए। वो भी यूरोप की जंग नहीं थी जो सीरिया में हुई। अब तो बाकी जो भी जंगें हुई उसका सारा जो इमिग्रेशन का इशू, राइट विंग पार्टीज उठी, सब कुछ हुआ, तो ये सारा जो है यूरोप की इकॉनमी बैठ गई। अच्छा, अब ये जो टैरिफ्स लग रहे हैं तो यूरोप की इकॉनमी और बैठे। अच्छा, अब यहाँ जो इमर्जिंग इकॉनमी है, बड़ी इकॉनमीज दुनिया की, एक तो ये है ना कि हमारी अरब कंट्रीज़ हैं, गल्फ कंट्रीज, वो देखते हैं कि अब किस तरह इस पूरे टर्मोइल से निकलते हैं आगे, ये ट्रेड वॉर, इकॉनमी की सारी मामला। लेकिन ये ध्यान में रखें कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है, यानी कोई दूसरा सोचे बिना सामने आने का, जो उठने की कोई कोशिश कर रहा था तो उसको उधर ही रखो सबको। अब सवाल ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी से क्या बात होगी। एक तो ये है कि देखें, ये तो अमेरिका की जो एक ज़बरदस्त बात रही हमेशा, वो मेरिट के ऊपर रहा है हमेशा सिलसिला। अब ये अगर वहाँ तासुर पैदा हो गया है कि जी एंटी क्रिश्चियन मामला, तो इसमें तो ये बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि मेरिट पे बात होती थी और अच्छे लोग इंडिया से, पाकिस्तान से, यूरोप से, पूरी दुनिया से, बांग्लादेश से, श्रीलंका, सारी दुनिया से लोग, अफ्रीका से, वो जाते थे मेरिट के। लेकिन अब वो ये है कि क्रिश्चियन, ये तो मज़हब की बात होगी। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो 2-3 ऑप्टिक्स हैं कि वो क्या इंडिया को, ठीक है
स्ट्रेटेजिक पार्टनर, ये सारा आगे भी 74 सफ़े की आई थी वो जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की रिपोर्ट थी, उसमें से कितनी चीज़ें पूरी हुई हैं कितनी नहीं हुई वो बाद में करेंगे। लेकिन वो मेरा अपना तासुर ये है कि उसमें कहीं वो इंडिया की इकॉनमी को बहुत ज़्यादा उनके जहन में है, ये प्रेसिडेंट ट्रंप के जहन में है ये बात कि इंडिया जो है उसकी इकॉनमी बहुत बड़ी है, मतलब वो इंडिया की इकॉनमी को बहुत बड़ा समझते हैं। अच्छा है भी बड़ी, लेकिन वो जितना बड़ा ट्रम्प समझ रहे हैं शायद उतनी बड़ी शायद है नहीं है, क्या मतलब लोग मेहनत कर रहे हैं, अच्छे लोग हैं सारे। अब इशू ये सारा कि वो उसमें वो क्या बात करते हैं, क्या उनसे कहलवाते हैं, वेपन्स खरीदो, क्यों खरीदो, कितने खरीदो, टैरिफ्स में ब्रिक्स पर तो करवा दिया उन्होंने, चाबार भी नहीं है तो आगे वो अच्छा ये तो है ना कि अच्छा IMF बनाए, लेकिन जिस तरह वो अपने इत्तेहादियों के लिए और वो मईशतें जो कि उनके इत्तेहादियों की ही थी या जो वो तो सारी कोलैप्स हो गई है ना, वो तो उन्होंने जो है वो मतलब वही वाली बात है ना कि मतलब है कि नंबर 1 पे तो एक ही शख्स होता है, बाकी आप 8वें नंबर पे आ जाएं या 9वें नंबर पे आ जाएं किसी मुकाबले में या 17वें पे आ जाएं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पहला कौन है इस पर फ़र्क पड़ता है कि फर्स्ट आया है। अब इशू ये है तो वो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा उनकी तवज्जो भी नहीं है अभी इस वक्त, ये ईस्ट एशिया में क्या हो रहा है, मतलब अभी तक मुझे नहीं नज़र आएगा कि कंबोडिया या इसको, वो चाइना को किसी और रुख से देख रहे हैं, वो भी क्लियर होगा तो चाइना को उनके जहन में कहीं पहली टर्म में तो बहुत था, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, इधर उन्होंने काफ़ी कंसिडर किया, इस वक्त भी है। और फिर क्या वो अपने इत्तेहादियों को मजबूत करना चाह रहे हैं या अपने देखिए इत्तेहादियों को मजबूत करेंगे तो अपने जो मद्दे मुकाबिल कुव्वतें उनसे लड़ेंगे ना, अगर इत्तेहादी कमज़ोर हो जाएंगे तो फिर वो कमज़ोर होने के बाद वो खड़े होंगे अगेंस्ट चाइना और वो कह रहे हैं कि जंग भी नहीं हमने करनी, ये कंपटीशन करना है। तो ये कंपटीशन जो है उसमें तो मैशियतें फारिग हो रही हैं मुल्कों की, दुनिया की, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और वो ये जो क्रिश्चियन देखे ना, विवेक रामास्वामी को उन्होंने हटा दिया, और वो जो एक पोस्ट आई जो जिसके ऊपर JD वांस ने भी कह दिया कि जी ये जो पोस्ट है इसको बहाल करना चाहिए, इलॉन मस्क ने भी कह दिया, वो इंडिया के अगेंस्ट एक पोस्ट थी सोशल मीडिया पे, मैं उसकी बात नहीं सारी करना चाह रहा, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ये बहरहाल इश्यूज जो हैं वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। और देखना ये है कि अब यूरोप में क्या होता है, अभी तो ये तो यहाँ पे फ़िलहाल रुक गया ना मामला, उधर से वो रिहा हो गए कैदी, उधर से वो रिहा हो गए, ईरान पे उनके जहन में वो बात है, नेतन्याहू का ट्रायल शुरू हो गया है, अब ये गज़ा से अभी वो रोज़ लोग निकल रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, यहाँ रुका हुआ है मामला, यूरोप से क्या खबर आती है। और देखते हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो वहाँ और किंग अब्दुल्ला की जो मुलाकात हो रही है उसमें क्या चीज़ें सामने आती हैं। जी बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा, मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, उनका दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।